हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त 2022 तक का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं तो उन्हें भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करेंगे कुछ करंट अफेयर से, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि इस हफ्ते की जो पीडीएफ आई है उसकी क्वालिटी थोड़ी कम है। तो हो सकता है आपको इस वीडियो की क्वालिटी थोड़ा एडजस्ट करना पड़े क्लियरेंस के लिए, तो आप कर लीजिएगा। तो करंट अफेयर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऐप है जो कि नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऐप का नाम इम्पॉर्टेंट है, ऐप का नाम है ई अमृत ऐप। तो नीति आयोग ने अभी हाल ही में ई अमृत ऐप लॉन्च किया है। इस नाम से पहले पोर्टल लॉन्च किया गया था। पोर्टल काफ़ी समय से चल रहा था, लेकिन अभी हाल ही में इस नाम की ऐप लॉन्च की गई है। ऐप का काम क्या होगा, तो इंडिया में जो इलेक्ट्रिक वाहन आ रहे हैं उनकी आवाजाही को बढ़ाने के लिए, मतलब कि जो आम लोग हैं उनको बताया जाए कि इलेक्ट्रिक वाहन के बेनिफिट क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से इलेक्ट्रिक वाहन से आप बचत कर सकते हैं ईंधन की, अपने पैसों की। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ई अमृत नाम से पहले पोर्टल चल रहा था और अभी हाल ही में इसी का ऐप लॉन्च कर दिया गया है नीति आयोग के द्वारा। फिर यहाँ पे एशियाई विकास बैंक की बात है, यानी कि एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में पेयजल एवं स्वच्छता परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए लगभग 9.63 करोड़ डॉलर, यानी कि इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 770 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी प्रदान की है। तो क्या याद रखना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हिमाचल प्रदेश में पेयजल और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए लगभग 770 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी प्रदान की है। तो उन्होंने बताया कि वैसे तो हिमाचल प्रदेश में जो पॉपुलेशन रह रही है, तो जो भी ग्रामीण इलाके में लोग रह रहे हैं, तो ऐसे 90% से भी ज़्यादा लोगों के पास यहाँ पे पीने के लिए पानी वगैरह है, अवेलेबल है इजली। लेकिन जो ढांचा है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है और खस्ता हाल है, तो उसको रिन्यू करने के लिए नई नई परियोजनाएँ लाई जाएंगी और इसी के लिए 770 करोड़ रुपए के इस लोन को मंजूरी दी गई है। इसके बाद यहाँ पे रक्षा मंत्रालय से न्यूज़ है। तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र ड्रोन, कार्बाइन और बुलेट प्रूफ जैकेट सहित अलग अलग हथियारों की खरीद को मंजूरी प्रदान की है और इसके लिए इन्होंने अमाउंट जारी किया है 28,732 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्री कौन है हमारे? रक्षा मंत्री हमारे श्री राजनाथ सिंह जी। तो आपको अमाउंट याद रखना है मेनली कि अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा 28,732 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है हथियारों की खरीदारी के लिए। इसके बाद यहाँ पे है आईएनएस विक्रांत। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है ये, ज़रूर याद रखिएगा। क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके पहले भी कई बार ये न्यूज़ में था और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, स्वदेशी विमान वाहक पोत है देश का पहला, आईएनएस विक्रांत। तो हाल ही में इसे भारतीय नौसेना को दे दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में है और इसका नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आईएनएस विक्रांत। फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, नाम आपको याद रखना है। इसे बनाया गया है कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने आईएनएस विक्रांत को बनाया है और हाल ही में इसे नौसेना को दिया गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, शिवपुरी की है साक्य सागर झील। शिवपुरी में है साक्य सागर झील। तो हाल ही में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है अगर आप एमपी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो साक्य सागर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसके पहले मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो भोजताल, जो कि भोपाल में है, ठीक है। भोपाल का भोजताल जो है रामसर साइट में शामिल किया गया था, जो कि प्रदेश का पहला रामसर साइट था और अब प्रदेश को मिल गया है दूसरा रामसर साइट, जो कि है शिवपुरी की साक्य सागर झील। इसके बाद मध्य प्रदेश से एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो मध्य प्रदेश राज्य का मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड जो कि है भोपाल में, तो इसको बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल में है और इसको बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 से पुरस्कृत किया गया है। इसके बाद यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की न्यूज़ दी गई है कि अभी हाल ही में इन्होंने साबर डेयरी में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो गुजरात के साबरकांठा में
गड़ोदा चौकी के निकट है ये साबर डेयरी। यहाँ पे लगभग 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और वहाँ पे कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। तो जो साबर डेयरी है ये जो है अमूल का ही एक ब्रांड है और उसी के अंडर में आता है, और ये परियोजनाएं लाई गई हैं ताकि गुजरात में जो डेयरी क्षेत्र से जुड़े हुए वर्कर्स हैं, किसान हैं, उनको सीधे वहाँ पे लाभ दिलाया जाए, उनकी आय को विकसित किया जाए, उनका जीवन यापन सुधारा जा सके। इसके बाद देखते हैं चर्चा में कौन है। तो सबसे पहले है नौरीन हसन। ये यूबीएस अमेरिका की अध्यक्ष बनी है, भारतीय मूल की हैं इसलिए नाम इम्पॉर्टेंट है। नौरीन हसन, इनको यूबीएस अमेरिका का अध्यक्ष और यूबीएस अमेरिका होल्डिंग का सीईओ नियुक्त किया गया है। नाम है नौरीन हसन। इसके बाद है एक लंप फिश। तो ये लंप फिश की खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि उम्र के साथ ही अपना रंग बदलती है। तो वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक महासागर में लंप फिश की खोज की है, और इसकी खासियत बताई गई है कि जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाती है तो इसका रंग बदलता रहता है, और यूवी लाइट इस पर पड़ती है तो वो चमकता भी है। आगे यहाँ पे हांगकांग की न्यूज़ है। यहाँ पे दुनिया का सबसे उम्र दराज पांडा था। दुनिया का सबसे उम्र दराज पांडा था जिसका नाम था एन। नाम था इसका एन, और ये हांगकांग में था, हांगकांग के प्राणी उद्यान में था। तो 35 साल की आयु में इसका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दुनिया का सबसे उम्र दराज पांडा था, 35 साल उम्र, नाम था एन। इसके बाद है टॉम क्रूज़। तो इन्हें तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, काफ़ी जाने माने एक्टर हैं हॉलीवुड के। न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि हाल ही में ये हॉलीवुड में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेता बन गए हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक मूवी है इनकी, टॉप गन मैवरिक। तो इस मूवी के लिए इन्होंने $100 मिलियन, लगभग 8 अरब रुपए से भी अधिक की कमाई की है, और इसके साथ ही ये हॉलीवुड में सर्वाधिक कमाई करने वाले अभिनेता बन गए हैं। इसके बाद नासा की न्यूज़ है। तो अभी हाल ही में नासा ने प्लूटो की रंगीन तस्वीर खींची है। आप ये जो पिक में देख रहे हैं यही वो तस्वीर है। तो हाल ही में नासा ने इंस्टाग्राम हैंडल पे अपने इस तस्वीर को शेयर किया है, और ये जो तस्वीर है ये प्लूटो की है, और ये रंगीन तस्वीर खींची गई है। इसके बाद यहाँ पे एवरेस्ट से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने एवरेस्ट से भी 100 गुना बड़ी चट्टान खोजी है। ठीक है, तो जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने पृथ्वी के क्रस्ट, जो पृथ्वी का क्रस्ट होता है हमारा और जो कोर होता है, तो उसके बीच जो चट्टान है इसकी गर्म मोटी परत खोजी है, और ये बताया जा रहा है कि जो परत है ये माउंट एवरेस्ट से 100 गुना बड़ी है। तो आप सोच ही सकते हैं ये कितनी ज़्यादा बड़ी होगी। तो ये जो परत है ये पश्चिमी अफ्रीका और प्रशांत महासागर के नीचे पाई गई है, और जो वैज्ञानिक हैं इस परत को थिया का अवशेष मान रहे हैं। अब बात आती है थिया क्या है। तो थिया एक प्रोटो प्लैनेट था जो कि 4.5 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी से टकराया था। तो वैज्ञानिकों को मानना है कि जो प्रोटो प्लैनेट था थिया, इसी का ये अवशेष है, ये जो परत ढूंढी गई है अभी। फिर यहाँ पे प्रशांत महासागर की न्यूज़ है। तो प्रशांत महासागर में पहली बार अभी हाल ही में एक रहस्यमयी सी पेन मिला है। ठीक है, तो जो वहाँ पे शोध करता है उन्हें एक रहस्यमयी जीव मिला है, और इसका इन्होंने नाम रखा है सोलुम्बेलुला सी पेन। सोलुम्बेलुला सी पेन, इसका आपको नाम याद रखना है। इसके बाद है आईएनएस दूनागिरी। आईएनएस दूनागिरी, तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कोलकाता में भारतीय नौसेना के स्वदेशी पोत आईएनएस दूनागिरी को हुगली नदी में लॉन्च किया है। तो आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले लॉन्च किसने किया है? रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने। इसके बाद आईएनएस दूनागिरी का नाम याद रखना है, और कहाँ पे लॉन्च किया है? हुगली नदी, ये याद रखना है। इसके बाद है जियान लुका फोल्को। इन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। एक्चुअली में इटली के हैं रहने वाले, और इन्होंने जियान लुका फोल्को ने 1 मिनट 17 सेकंड में चलती हुई कार का एक टायर बदला है, और इसीलिए इनका नाम हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसके बाद है हुमैरा गरासिया। हुमैरा गरासिया, तो ये लंदन बरो ऑफ हैकनी की सबसे कम उम्र की स्पीकर बनी है। भारतीय मूल की हैं ये हुमैरा गरासिया। इनकी उम्र है अभी 25 वर्ष, और हाल ही में ये लंदन बरो ऑफ हैकनी की सबसे कम उम्र की स्पीकर बनी हैं। इसके बाद नेपाल से न्यूज़ है। तो नेपाल के पर्वतारोही हैं शानु शेरपा। तो 8000 मीटर से भी अधिक 14 सबसे ऊंचे पहाड़ों को इन्होंने फतह किया है,
और ये पहली बार नहीं, इन्होंने ये दूसरी बार किया है और ये पूरी दुनिया के पहले पर्वतारोही बने हैं ऐसा करने वाले। यानी कि 8,000 मीटर से भी अधिक ऊंचे जो सबसे ऊंची 14 पहाड़ियाँ हैं, इन सारी पहाड़ियों को इन्होंने 2 बारी फतह किया है और ये ऐसा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं। नेपाल के हैं सानू शेरपा। फिर यहाँ पे न्यूजीलैंड की न्यूज़ है, तो यहाँ पे दुनिया का पहला एंटी टोबैको बिल पेश किया गया है। न्यूजीलैंड की जो संसद है, तो इसमें सरकार ने दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल पेश किया है और ये विश्व का पहला है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस बिल में तंबाकू से बने जो भी उत्पाद हैं, जैसे सिगरेट है, अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं, तो उनकी खरीदने की उम्र जो है और उसे बेचा कहाँ जाएगा, उसमें निकोटीन की मात्रा कितनी होगी, तो ये सारी चीज़ें इस बिल में लाई गई हैं और ये दुनिया का पहला एंटी टोबैको बिल जो पेश किया गया है, ये न्यूजीलैंड की संसद में किया गया है। आपको न्यूजीलैंड का नाम याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे मनीषा रुपेता, ये पाकिस्तान में डीएसपी बनी हैं। हाल ही में ये पाकिस्तान में डीएसपी के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया है। इनका नाम है मनीषा रुपेता। स्मृति शेष की बात करते हैं, तो यहाँ पे टेलीविज़न धारावाहिक पे काम करते थे दीपेश भान। इन्हें आपने देखा होगा, एक काफ़ी पॉपुलर शो था भाभी जी घर पर हैं, उस पर इन्होंने काम किया था। तो अभी हाल ही में दीपेश भान का निधन हुआ है 41 वर्ष की आयु में, तो इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद महत्वपूर्ण दिवस पे आते हैं, तो इस हफ्ते 2 महत्वपूर्ण दिवस हैं। एक है हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा डे, एक है नागासाकी दिवस। तो हिरोशिमा और नागासाकी तो आपने कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा भी होगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब अमेरिका ने जापान पे जो परमाणु बम गिराए थे, उन्हीं की याद में ये दिन मनाया जाता है। 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी दिवस। इस दिन की शुरुआत क्यों की गई? तो आप सभी को पता है कि जब ये विश्व युद्ध समाप्त करने के हिसाब से जब अमेरिका ने जापान पे ये बम गिराए थे, तो कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था। उस समय दुनिया को पता चला कि परमाणु बम से कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आगे इस तरह के हथियार ना इस्तेमाल किया जाए, पूरे विश्व भर में शांति बने रहे, ऐसी नौबत ना आए कि परमाणु बम का हमें इस्तेमाल करना पड़े। तो इसलिए पूरे विश्व भर में शांति को बढ़ावा देने के लिए और इन बम के बारे में लोगों को बताने के लिए कि कितने ज़्यादा ख़तरनाक हैं ये, कितने ज़्यादा इनसे तबाही हो सकती है, इस दिन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस। एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं, तो जो हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, मतलब कि अमेरिका ने जब जापान के हिरोशिमा शहर पे परमाणु बम गिराया था, उसका नाम आप याद रखिए, उसका नाम था लिटिल बॉय, उसको कोड नेम दिया गया था लिटिल बॉय। इसके बाद 9 अगस्त को जब दोबारा से नागासाकी पे यहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था, तो उसका कोड नेम यानी कि नाम दिया गया था फैट मैन। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, हिरोशिमा में लिटिल बॉय गिराया गया था, नागासाकी में फैट मैन गिराया गया था। इसके बाद कुछ यहाँ पे जॉब की नोटिफिकेशंस हैं, जिसका मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। जो भी डिटेल है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ आप सभी को पता है टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, और जो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने की लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जो इस अंक में कुछ नोटिफिकेशन दी थी उन पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सहायक कुल सचिव परीक्षा का नोटिफिकेशन था, जिसकी परीक्षा तिथि है 25/9/2022 और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 25/8/2022। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो जो भी क्राइटेरिया वगैरह है, फ़ीस कितनी है, आयु सीमा कितनी रखी गई है, सिलेबस वगैरह क्या है, तो सब कुछ आपको डिटेल में नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। आप पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे श्रम विभाग की नोटिफिकेशन। यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन हेतु बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, सहायक शल्य चिकित्सक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन है ये, जहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 11/9/2022 और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रखी गई है 23/9/2022। इसका भी डिटेल आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। इधर नेक्स्ट पेज में यहाँ पे लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का नोटिफिकेशन, यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन हेतु मेडिकल विशेषज्ञ के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन दिया गया है। यहाँ पे भी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 11/9/2022 और आवेदन पत्र जमा करने की कार्यालय में, अगर ऑफलाइन आप जमा करते हैं तो उसकी डेट है 23/9/2022।
नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, ये भी लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का ही है, जहाँ पे यहाँ पे अस्थि रोग विशेषज्ञ के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन है। यहाँ पे ऑनलाइन जो डेट है ये 15/9/2022 रखी गई है लास्ट, और ऑफलाइन है 27/9/2022। नेक्स्ट पेज यहाँ पे ये भी स्वास्थ्य विभाग का ही नोटिफिकेशन है, जहाँ पे निश्चेतना विशेषज्ञ के रिक्त पदों की पूर्ति की गई है, जो कि पूर्ति के लिए विज्ञापन है, जिसके लिए अंतिम तिथि है ऑनलाइन 16/9/2022 और ऑफलाइन 28/9/2022। तो हालांकि इस अंक में यहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र से ही सारे नोटिफिकेशन दिए गए हैं। तो जो भी आप एलिजिबल हैं या इंटरेस्टेड हैं, तो अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो PDF आप डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन स्टडी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पे आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम आगे देखेंगे खेल समाचार। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप ये हो कहाँ रही है, ये याद रखिए, तो अमेरिका में हुई थी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो नीरज चोपड़ा जिन्होंने ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था, उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भी सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीता है और एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट की है। तो नीरज से पहले विश्व एथलेटिक्स चैंपियन पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय एथलीट थे, वो थी अंजू बॉबी जॉर्ज, जिन्होंने 2003 में विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में लंबी कूद स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। और अब नीरज चोपड़ा जो हैं तो ये दूसरे भारतीय बन गए हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भारत को मेडल दिलाने वाले, और इन्होंने दिलाया है सिल्वर मेडल। इसके अलावा आप सभी को पता है कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में ही ये तो आपको पता ही होगा कि ये भाला फेंक में कम्पीट करते हैं, तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था, इसलिए नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अब वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया है, ठीक है। इसके अलावा ये चैम्पियनशिप हुई थी अमेरिका में, ये नाम याद रखिएगा, अमेरिका। और नीरज चोपड़ा से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, जैसे कि नीरज चोपड़ा कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इन्होंने अभी हाल ही में कौन कौन से टूर्नामेंट जीते हैं, जैसे कि टोक्यो ओलंपिक हो गया, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में हो गया। इसके अलावा ये किस खेल के खिलाड़ी हैं ये भी पूछ सकता है, तो भाला फेंक में ये कम्पीट करते हैं, ये भी आपको बता दिया। और इसके अलावा एक न्यूज़ ये भी है कि ये हाल ही में चोटिल हो गए हैं, तो इसके कारण जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं यानी राष्ट्रमंडल खेल हैं, तो इन खेलों से ये बाहर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड जो है ये भारतीय क्रिकेट टीम का टाइटल स्पॉन्सर बना है। तो BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट के टाइटल स्पॉन्सरशिप में बदलाव किया है, और अब नया टाइटल स्पॉन्सर बन गया है मास्टर कार्ड, ठीक है। तो पहले कौन था, मास्टर कार्ड के पहले था पेटीएम, अब पेटीएम की जगह मास्टर कार्ड आ गया है। इसके बाद यहाँ पे कोच हैं विश्वेश्वर नंदी जी। तो ये जो भारतीय ओलंपिक संघ है यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA, इन्होंने विश्वेश्वर नंदी को राष्ट्रमंडल खेल जो हो रहे हैं इसके लिए भारतीय महिला जिम्नास्टिक कोच नियुक्त किया है। तो भारतीय महिला जिम्नास्टिक की जो टीम है इनको ये कोचिंग देंगे, नए कोच बनाए गए हैं महिला जिम्नास्टिक टीम के विश्वेश्वर नंदी। इसके बाद जो BCCI है, तो भारत में जो भी क्रिकेट के घरेलू टूर्नामेंट होते हैं तो इसकी जो इनामी राशि होती है इसको बढ़ाया जाएगा, ऐसा BCCI ने न्यूज़ दिया है। तो नए रूल्स के अकॉर्डिंग जो टीम अब रणजी ट्रॉफ़ी जीतेगी, देखिए टूर्नामेंट तो कई सारे होते हैं घरेलू, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये रणजी ट्रॉफ़ी है, जो कि इस साल मध्य प्रदेश ने जीता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो रणजी ट्रॉफ़ी की भी फ़ीस बढ़ाई गई है, इनामी राशि बढ़ाई गई है, तो अब ट्रॉफ़ी जीतने वाली टीम को यहाँ पे 2 करोड़ रुपए की इनामी राशि मिलेगी। आगे यहाँ पे फार्मूला 1 की बात करते हैं, तो अभी हाल ही में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस हुई थी, ठीक है। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस हुई, जिसे जीते हैं मैक्स वर्स्टैपेन। अभी प्रेजेंट में ये वर्ल्ड चैम्पियन है मैक्स वर्स्टैपेन, और इन्होंने अभी हाल ही जीत ली है हाल ही में 2022 की फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस। इसके बाद है हैम्बर्ग यूरोपियन ओपन। हैम्बर्ग यूरोपियन ओपन ये टेनिस का एक टूर्नामेंट है, और हाल ही में इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं लोरेंजो मुसेटी, इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीत लिया, हैम्बर्ग यूरोपियन ओपन टाइटल। और ये जो टूर्नामेंट है ये हुआ कहाँ था, ये हुआ था जर्मनी में, ये भी याद रखना आपको, ठीक है। ये टूर्नामेंट हुआ था जर्मनी में।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैक्यून हैं, फ्रांस के युवा क्रिकेटर हैं गुस्ताव मैक्यून। ये T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और ये T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। इनकी उम्र अभी सिर्फ 18 वर्ष है, ठीक है, और ये फ्रांस के लिए क्रिकेट खेलते हैं। और हाल ही में इन्होंने ICC T20 विश्व कप का जो क्वालिफायर टूर्नामेंट चल रहा था तो न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाया 18 वर्ष की आयु में, और ये अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के प्लेयर बन गए, शतकवीर बन गए हैं। इनका नाम है गुस्ताव मैक्यून। इसके बाद यहाँ पे वनडे विश्व कप की बात करते हैं तो 2025 में महिलाओं का, ठीक है, महिलाओं का वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा। कौन सा? क्रिकेट का 50-50, ठीक है, 50-50 फॉर्मेट का महिलाओं का विश्व कप होगा 2025 में। और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मेज़बानी मिल गई है भारत को। तो 2025 में भारत जो है महिलाओं के 50-50 वनडे विश्व कप की मेज़बानी करेगा। पुरुषों में बात करें तो आप सभी को पता है 2023 का जो विश्व कप है, ठीक है, इसकी मेज़बानी भारत करेगा, ठीक है। 2023 का जो 50-50 का विश्व कप है, पुरुषों की बात हो रही है, तो इसकी मेज़बानी करेगा भारत। इसके बाद आगे बढ़ते हैं MCQ की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे सामान्य ज्ञान खेल के क्वेश्चन हैं, तो इन्हें देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नारायण कार्तिकेयन किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये फार्मूला 1 में प्रतिनिधित्व करते थे भारत का। फिर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन हैं? तो ये हैं सुरेश रैना। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में किस खिलाड़ी ने US ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीती है? तो इसका राइट आंसर है मैट्स फिट्जपैट्रिक। इन्होंने 2022 में US ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीती है। आगे बढ़ते हैं, तो मैक्स वर्स्टैपेन ने अब तक कितनी फार्मूला 1 रेस जीती हैं? तो इसका राइट आंसर है 27। फिर टोक्यो ओलंपिक में टेनिस में महिला एकल वर्ग की चैंपियन कौन बनी थी? तो इसका राइट आंसर है बेलिंडा बेनकिक। फिर है, वर्ष 2010 में किस देश ने ICC T20 वर्ल्ड कप जीता था? तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। फिर है, तेजिंदर पाल सिंह तूर। आपको बताना है कि ये किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका राइट आंसर है गोला फेंक। फिर है, इनमें से किस देश ने 2 बार FIFA वर्ल्ड कप की मेज़बानी नहीं की है? ध्यान से सुनिएगा, नहीं की है। तो रूस ने 2 बार मेज़बानी नहीं की है। फिर है, फ्रेंच फुटबॉलर किलियन एम्बाप्पे प्रोफेशनल फ़ुटबॉल में किस क्लब के लिए खेलते हैं? जो फ्रांस के फुटबॉलर हैं एम्बाप्पे, किलियन एम्बाप्पे। आपको बताना कि अगर क्लब की बात करते हैं तो ये किस क्लब के लिए खेलते हैं? तो ये खेलते हैं PSG यानी कि पेरिस सेंट जर्मेन के लिए। फिर इनमें से कौन सा भारतीय खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सुमित नागल। फिर अब वर्ष 2021 में किस देश ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। फिर है, किस क्लब ने सबसे ज़्यादा बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड। नेक्स्ट है, एशियन गेम्स 2018 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? तो ये है रजत पदक। फिर है, फुटबॉलर लूका मोड्रिच, इन्होंने किस वर्ष बैलोन डी'ओर अवार्ड हासिल किया था? तो इसका राइट आंसर है वर्ष 2018 में। नेक्स्ट है, इस वर्ष किस देश ने AFC वुमेन्स एशियन कप का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर है चीन। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने क्रेमलिन कप जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनेट कोंटावेट। फिर है, भारत ने किस वर्ष डेविस कप के फाइनल में जगह बनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1966 में, 1966। फिर अब वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के कप्तान कौन हैं? तो ये हैं निकोलस पूरन, और ये मैंने आपको बताया था रिसेंट में ही नए कप्तान बनाए गए थे। तो फिर है, रंगास्वामी कप, ये किस खेल की एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है? तो ये रिलेटेड है हॉकी से। नेक्स्ट है, गीत सेठी किस खेल में भारत के दिग्गज खिलाड़ी रह चुके हैं ये? तो ये खेलते थे बिलियर्ड्स। फिर इस वर्ष बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग की चैंपियन कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है वांग झी। फिर है, कार्लोस अल्काराज ने इस वर्ष इनमें से कौन सा टूर्नामेंट नहीं जीता है?
तो इन्होंने इटालियन ओपन नहीं जीता है। इसके अलावा मैड्रिड ओपन, रियो ओपन और बार्सिलोना ओपन जीता है। फिर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो यह है महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा देश अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन करता है? तो इसका राइट आंसर है मलेशिया। फिर इनमें से कौन सा भारतीय खिलाड़ी हॉकी टीम का सदस्य नहीं रहा है? जो 4 नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा खिलाड़ी भारतीय हॉकी टीम का सदस्य नहीं रहा है इनमें से। तो इनमें से वाईचिंग भूटिया, ये हॉकी टीम के सदस्य नहीं हैं, ये एक्चुअली में फुटबॉलर हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं MCQ, इन्हें देखते हैं। इनको देख के आपको आइडिया लगेगा एक्चुअली में कि एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो ये है CPU। फिर है, किसी प्रोग्राम में बग है तो बग को होता क्या एक्चुअली में? आपने सुना होगा कि सॉफ्टवेयर में बग है काफ़ी बार। तो बग होता क्या है? तो बग एक तरह का एरर होता है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो ये है मॉडेम। फिर है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है ENIAC। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है? यानी कि www अपने वेबसाइट में डालते होंगे पहले, तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो ये है वर्ल्ड वाइड वेब। फिर है, CPU का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से जाना जाता है? पेंटियम ब्रांड से क्या बेचा जाता है? तो पेंटियम के नाम से आपको माइक्रो प्रोसेसर मिलता है। आपने पेंटियम सुना होगा, जो आपका कोर i3, i5, i7 ये सब कुछ है, ये प्रोसेसर है जो कि पेंटियम देता है। फिर आपको बताना है कि www के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन हैं? तो ये हैं टिम बर्नर्स-ली। फिर निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो यहाँ पे प्रकाश भंडारण, ये सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। फिर पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो इसमें वॉल्व यूज़ किया गया था। फिर अनुपम क्या है? तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। फिर भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो इसका विकास किया है CDAC ने। फिर कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये है बाइट। नेक्स्ट है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है एक इनमें से? तो ये है अनुपम। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट किससे मिलके बना होता है, आपको ये बताना है। तो 8 द्विआधारी अंकों का मिलके बनता है एक बाइट। फिर है, आपने स्पैम सुना होगा, ये किस विषय से संबंधित शब्द है? तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त यूनिट कौन सी है? एकक कौन सा है? तो ये है बिट्स पर सेकंड, आपने सुना होगा, बिट प्रति सेकंड। फिर है, इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो उसे प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो ये है TCS। नेक्स्ट है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? वो अटकता है रैम पे। फिर कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो इसे रोम कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? तो प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता, ये निर्गम उपकरण नहीं है। फिर है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो इसका नाम था फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर किससे बनाए जाते हैं? तो ये सिलिकॉन के बने होते हैं। फिर है, निम्न में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है इनमें से? तो गैस प्लाज्मा, ये CRT का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे अर्धचालक लेज़र यूज़ होता है। फिर है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बैबेज ने। नेक्स्ट है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका किसके प्रयोग से? तो जो आधुनिक कंप्यूटर है इनका लघु रूपकरण संभव हो चुका है यहाँ पे समाकलित परिपथ चिप से।
नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है श्रेणीबद्ध मॉडल। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियाँ जो है इनको प्रदर्शित करता है, त्रुटियों को? तो इसका आंसर है बग। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसा ही अगला अंक प्रकाशित हो उसकी वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अलग अलग न्यूज़पेपर, मैगजीन की PDF, डेली करंट अफेयर, वोकैब, जीके, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक ही प्लेस पे इजीली अवेलेबल हैं। और जॉब्स की नोटिफिकेशन भी वहीं पे आ जाती हैं। तो मेक श्योर ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन करें। उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा चैनल पे प्रतियोगिता दर्पण का जो अगस्त का एडिशन था, इसका भी वीडियो आ चुका है। वहाँ पे हमने विश्लेषण और सार संग्रह देखे हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रतियोगिता दर्पण, तो उसे भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।